Assalamu alaikum dear future doctors. Here we go with the first video of NCERT revision series. Let's start with the chapter number first of 11th class, The Living World. अपने सामने NCERT रखो और अगर हाईलाइटर या कोई पेन भी हो उसको भी सामने रखो. Let's cross check the what are those important points जो नीट के लिए important रहेंगे. ठीक है. So here we go with the first topic, what is living. Introduction में कोई important चीज़ नहीं याद रखनी है. Let's start with the what is living. Okay, यहाँ पे आप डायरेक्टली हाईलाइट करेंगे all living organisms grow. सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डील करेंगे. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, इसको हाईलाइट करो. इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और टिविन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ. टिविन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ इसको भी हाईलाइट करो. मास एंड नंबर आर द टिविन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ. यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया है कि यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स या डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, व्हाट आर दोज. इसमें आप याद रखेंगे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड ए सूटेबल रेस्पॉन्स. उसके बाद है मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट एंड सेल्फ ऑर्गेनाइज. दीज कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना, दीज आर द यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इनको भी आप याद रखना. लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पैराग्राफ में ये रहेगा कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर जो है ना, दीज आर द टिविन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ. ओके, ए मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, ए मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोज बाय सेल डिवीजन. ये आप याद रखना. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दे ग्रो बाय सेल डिवीजन. उसके बाद याद रखना प्लांट्स जो होते हैं ना, दे आल्सो ग्रो बाय, क्योंकि प्लांट तो मल्टी सेलुलर है ही, दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन ऑकर्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ. यहाँ पे आप इसको बिल्कुल हाईलाइट करना कि सेल डिवीजन जो होती है, ग्रोथ जो होते हैं, इट्स प्लांट्स में जो है ना, इट्स थ्रू आउट देयर लाइफ. सेल डिवीजन या ग्रोथ जो होता है इट्स प्लांट्स में जो है ना, इट इज़ कंटिन्यूस थ्रू आउट देयर लाइफ. ठीक है. लेकिन एनिमल्स जो होते हैं ना, एनिमल्स उनमें लिमिटेड टाइम के लिए होती है, अप टू अ सर्टन एज. इसको आप याद रखना. एनिमल्स में अप टू अ सर्टन एज. उसके बाद जो है However, सेल डिवीजन occurs in certain tissues to replace the lost cells. कोई डैमेज टिश्यू होता है, ठीक है, वहाँ पे सेल डिवीजन की वजह से जो होता है ना, वो टिश्यू फिर से ग्रो करता है. यही उसका मतलब है यहाँ पे. उसके बाद है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स आल्सो ग्रो बाय सेल डिवीजन. तो यहाँ पे आप याद रखना जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स ऑल ग्रो बाय सेल डिवीजन. ठीक है. फिर चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो. ठीक है. ऑल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स दे ग्रो बाय सेल डिवीजन. ओके. उसके बाद क्या है, in majority of the higher animals plants growth and reproduction are mutually exclusive events. इसको आप याद रखना. मतलब exclusive का मतलब है typical events. ठीक है. in higher animals and plants. लेकिन majority में growth and reproduction जो है ना, they are mutually typical और exclusive events. इसको भी आप याद रखना. अच्छा, उसके बाद अगर हम देखेंगे increase in the body mass is considered as growth. increase in the body mass is considered as growth. लेकिन अगर हम इसको क्राइटेरिया लेंगे, किसको, बॉडी मास को, तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं दे भी वो भी ग्रो करते हैं, लाइक माउंटेन्स, बोल्डर्स एंड ऑल दैट, वो भी ग्रो करते हैं अगर हम बॉडी मास को क्राइटेरिया लेंगे. लेकिन अगर हम बात करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, और आई कैन से इंट्रिंसिक ग्रोथ. ठीक है. लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म उस उनमें जो ग्रोथ जो होता है ना, दैट इज इंट्रिंसिक. ठीक है. सो यहाँ पे इसने लिखा है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि growth therefore cannot be taken as a defining feature. देखो, growth is the unique feature of the living organisms. growth is the characteristic of living organisms, but it is not the defining property. क्योंकि यहाँ पे जो है नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ग्रो करते हैं अगर हम बॉडी मास को क्राइटेरिया लेंगे. सो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रोथ कैनॉट बी, वाई, मतलब ग्रोथ कैनॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बिकॉज नॉन लिविंग मैटर या नॉन लिविंग जो सबस्टेंसेज जो होते हैं ना, वो भी ग्रो करते हैं. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट ग्रोथ. उसके बाद आ रहा है रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन लाइकवाइज, यानी जिस तरह से ग्रोथ जो ग्रोथ थी, जो कैरेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की थी, इसी तरीके से रिप्रोडक्शन जो है इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. उसके बाद आपको पता होगा कि रिप्रोडक्शन डेफिनेशन क्या है. अच्छा, उसके बाद क्या है, यहाँ पे आप याद रखना, इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटी वी रेफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अच्छा, उसके बाद क्या है कि ऑर्गेनिजम्स जो है ना, ऑर्गेनिजम्स दे रिप्रोड्यूस बोथ बाय सेक्चुअल मीन्स एंड एसेक्चुअल मीन्स. अब यहाँ पे ये कह रहा है कि सपोज फंजे जो है, फंजे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, फंजे मल्टीप्लाई एंड सेपरेट इजीली थ्रू मिलियंस ऑफ एसेट्स. मतलब फंजे जो है ना, दे रिप्रोड्यूस एसेक्चुअली बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, एसेक्चुअल स्पोर्स. ठीक है. उसके बाद जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट और हाइड्रा में बाइंडिंग होती है. प्लेनेरिया जो कि प्लेटीहेल्मिंथ है, फ्लैट वर्म्स उनको हम कहते हैं, फ्लैट वर्म्स, प्लेटीहेल्मिंथ्स आर आल्सो कॉल्ड एज फ्लैट वर्म्स. ठीक है. वहाँ पे आप देखेंगे क्यों, बिकॉज दे आर
बॉडी इज डोर्सोवेंट्रली फ्लैटनड। अच्छा, उसके बाद जो इनमें होती है ट्रू रीजनरेशन। सो ट्रू रीजनरेशन इज फाउंड इन प्लेनेरिया, ठीक है, या प्लेटीहेल्मिन्थ्स। इसी तरीके से बॉडी होती है किसमें, यीस्ट और हाइड्रा में। फंजाई में क्या होता है, एसेक्सुअल स्पोर्स। अच्छा, अब ट्रू रीजनरेशन की डेफिनेशन है, ए फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट्स द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म। वहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि ट्रू रीजनरेशन रेफर्स टू, उसकी डेफिनेशन आप बिल्कुल याद रखना। अच्छा, उसके बाद जो है that is the fungi, the filaments, algae and the protein of mosses all easily multiply by fragmentation। fragmentation को बिल्कुल इस स्टेटमेंट को कंप्लीटली हाईलाइट करना, इट इज़ फ्रेगमेंटेशन, इट इज़ नॉट रीजनरेशन, ठीक है। आप क्या मतलब जब भी आप एनसीईआरटी को रिवाइज किया करो तो टर्म्स जो होते हैं उनको इंटरचेंज किया करो, ठीक है, और देखो कि स्पेसिफिकली एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, उसी को दिमाग में रखो, ठीक है। इट इज़ फ्रेगमेंटेशन, इट्स नॉट रीजनरेशन। ओके, व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स, अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, उनमें जो है सपोज बैक्टीरिया है या यूनिसेलुलर अल्गी या अमीबा है, रिप्रोडक्शन इज साइनोनिमस विथ ग्रोथ। इसको आप याद रखना, इट इज़ नॉट एंटोनिमस, इट्स साइनोनिमस, ठीक है। मतलब ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है ना, इनकी ऑलमोस्ट एक जैसी मीनिंग होती है, ठीक है। अच्छा, रिप्रोडक्शन इज साइनोनिमस विथ ग्रोथ, दैट इज इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स। उसके बाद क्या है कि फर्दर देयर आर मनी ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट रिप्रोड्यूस एज ऑल, मतलब जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, उनमें एग्जाम्पल आप बिल्कुल याद रखना, म्यूल, स्टीराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, मतलब दीज आर एक्सेप्शंस टू रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। हेंस रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। इसी तरीके से जो है रिप्रोडक्शन जो है ना, ये भी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, डिफाइनिंग फीचर जो है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म का नहीं। हाँ, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक, इट इज़ द यूनिक फीचर, बट इट इज़ नॉट द डिफाइनिंग फीचर, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन आती है कि जो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक म्यूल, स्टीराइल वर्कर बीज एंड इनफर्टाइल कपल, जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। और ग्रोथ में भी क्या आती थी कि नॉन लिविंग मास भी है ना, नॉन लिविंग ऑब्जेक्टिव या सबस्टेंस जो है ना, वो भी ग्रो करते हैं अगर हम बॉडी मास को क्राइटेरिया लेंगे, ठीक है। सो इन शॉर्ट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ, दीज आर नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है मेटाबॉलिज्म की बात। अनदर कैरेक्टरिस्ट ऑफ लाइफ इज लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुछ भी बोलो, इट इज मेटाबॉलिज्म। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि देयर आर 1000 मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मेटाबॉलिक रिएक्शन कहिए या केमिकल रिएक्शन कहिए, इसको आप यहाँ पे जब पढ़ोगे तो खुद समझ आ जाएगा, या बायोमोलिक्यूल्स में हम थोड़ा बहुत मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे, वहाँ पे भी बिल्कुल समझ आएगा। फिर यहाँ पे आप बिल्कुल याद रखो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, डिफाइनिंग फीचर कौन कौन सा होता है, कौन नहीं होता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे लिख रहा है कि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑकरिंग साइमल्टेनियसली इनसाइड ऑल लिविंग। यहाँ पे ऑल को बिल्कुल आप हाईलाइट करना, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ऑल लिविंग, इट मीन्स कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो मेटाबॉलिज्म, ठीक है, क्योंकि क्योंकि देखो यहाँ पे कहना है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बी दे यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। देखो, चाहे कोई ऑर्गेनिज्म चाहे कोई ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर हो, मल्टीसेल्युलर हो, दे ऑल शो मेटाबॉलिक रिएक्शंस। अब मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती हैं वहाँ पे आप खुद देख लेना, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ये डेफिनेशन है किसकी, मेटाबॉलिज्म की, इसको आप सेपरेटली याद रखना। यहाँ पे कह रहा है कि ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंजी, माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, मतलब ऑल मतलब जो कोई भी आएगा, चाहे यूनिसेल्युलर हो, मल्टीसेल्युलर हो, दे एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। अच्छा, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स डो नॉट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। अच्छा, उसके बाद ये भी याद रखना, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। इसको भी आप याद रखना कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस दे कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन द सेल फ्री सिस्टम। उसके बाद जो है मेटाबॉलिज्म। अच्छा, on this basis, metabolism is a defining feature of all living organisms without exception. It's not with exception. अगर exception होती, अगर exception, sorry, विदाउट एक्सेप्शन मतलब एक्सेप्शन के बगैर, अगर एक्सेप्शन होती ना तो मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर नहीं होता, क्योंकि रिप्रोडक्शन में हमने देखा कि वहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस नहीं करते थे, मतलब रिप्रोडक्शन की कुछ एक्सेप्शंस थी। बिकॉज ऑफ दोज एक्सेप्शंस रिप्रोडक्शन वाज नॉट कंसिडर्ड एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन यहाँ पे मेटाबॉलिज्म की कोई एक्सेप्शन नहीं है। सो इट इज़ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो, चाहे वो मल्टीसेल्युलर हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो। अच्छा, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो और नॉट लिविंग रिएक्शंस बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस, इसको भी आप याद रखना। अच्छा, उसके बाद है कि सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन को भी हम कहते हैं कि सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर, सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन को।
सो यहाँ पर 3 डिफाइनिंग फीचर्स अभी तक मतलब यहाँ पे जो है ना 3 सॉरी यहाँ पे पहला डिफाइनिंग फीचर 2 आ गए, एक तो आ गया मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, 2 आ गए क्या, 2 नहीं थे डिफाइनिंग, एक रिप्रोडक्शन एक ग्रोथ, दे वर नॉट द डिफाइनिंग फीचर बट मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दे आर द डिफाइनिंग फीचर्स। अच्छा उसके बाद क्या है, कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको भी आप याद रखना, कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द एबिलिटी टू सेंस and respond to these environmental stimuli which can be physical, chemical and biological। मतलब यहाँ पे आ रहा है मतलब वो response to stimulus, ठीक है। complicated feature of all living organisms is the ability to sense, इसको भी आप याद रखना, and respond to the environmental stimuli। okay, we sense our environment, मतलब animals की बात कर रहे हैं कि animals जो होते हैं ना they sense the environment through sense organs, ठीक है। और plants जो होते हैं ना they respond to external factors, external factors मतलब environmental stimuli। plants के लिए वो कौन से factors होंगे, they may be light, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म एंड पोल्यूटेंट्स, इनको आप बिल्कुल याद रखना, ठीक है। प्लांट्स इनको रेस्पॉन्स करते हैं इन एक्सटर्नल स्टिमुलाई को या इन एक्सटर्नल फैक्टर्स को। उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम प्रोकैरियोट्स to most complex, it's not simple, it's most complex eukaryotes can sense and respond to environmental cues, environmental stimuli, ठीक है। so all organisms जो है ना they can सेंस एंड रेस्पॉन्ड, मतलब इन शॉर्ट आप याद रखना ऑल ऑर्गेनिजम्स कैन सेंस एंड रेस्पॉन्ड। यहाँ पे आप याद रखना ऑल ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। ओके, फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इट्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इट्स नॉट ओनली इन प्लांट्स, इट्स नॉट ओनली इन एनिमल्स, इट्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन सीजनल ब्रीडर्स। उसके बाद जो है ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल्स। अच्छा, ऑल ऑर्गेनिज्म्स आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स, इस बेसिस पे जो है ऑल ऑर्गेनिजम्स देयर फॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स, ठीक है। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, मतलब इसको हम कहेंगे सेल्फ कॉन्शियसनेस। यहाँ पे जो कह रहा है कि यहाँ पे जो कह रहा है कि मतलब ऑल ऑर्गेनिजम्स आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स, मतलब कॉन्शियसनेस इस बेसिस पे जो है ना कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर अवेयर, ठीक है। कॉन्शियसनेस इज देयर फॉर द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस जो होती है, क्योंकि ह्यूमंस भी होते हैं मतलब उनमें भी कॉन्शियसनेस होगी, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है इट इज़ ओनली एग्जिबिटेड बाय ह्यूमन बींग्स बिकॉज दे आर द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज़ अवेयर ऑफ हिम सेल्फ। सो यहाँ पे जो है यहाँ पे और एक डिफाइनिंग फीचर आ गया, दैट इज़ द कॉन्शियसनेस, सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन, metabolism, these are all the defining features of the living organisms। reproduction and growth, they cannot be considered as the defining features। okay, उसके बाद कुछ और points। okay, when it comes to human beings, it is all the more difficult to define a living state। we observe patients in coma in hospitals, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स बोलूँगा, ठीक है। कोमा में जब कोई पेशेंट होता है, कोई पेशेंट जब कोमा में होता है हॉस्पिटल में, तो एक बात उसके बारे में याद रखना, द पेशेंट हैज़ नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, मतलब ठीक है उस दे हैव गॉट, ही हैज़ गॉट और शी हैज़ गॉट नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, ही इज़ ब्रेन डेड और शी इज़ ब्रेन डेड। और याद रखना जब कोमा में होता है इट्स सब ही सपोर्ट और शी इज सपोर्टेड बाय मशीन्स विच रिप्लेस हार्ट एंड लंग्स, हार्ट एंड लंग्स को याद रखना, मतलब द फंक्शंस ऑफ हार्ट एंड लंग्स आर रिप्लेसड बाय मशीन्स जब एक पेशेंट कोमा में होता है, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या है, in higher classes you will come to know that all living phenomena are due to underlying interactions। यहाँ पे 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए जिनको मैंने ऑरेंज कलर से हाईलाइट किया होगा। Properties of tissues are not present in the constituent cells but arise as a result of interactions among the constituent cells, इसको याद रखना। Properties of tissues arise as a result of interactions among the constituent cells। इसी तरीके से properties of organelles are not present in the molecular constituent but arise as a result of interaction among the molecular components या molecular constituents, ठीक है, comprising the organelle। यहाँ पे आप याद रखना टिश्यूज के बारे में as a result of interaction among the cells, यहाँ पे याद रखना ऑर्गेनेली में एज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शंस among the molecular components, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है कि अच्छा यहाँ पे आप याद रखना therefore मतलब इस बेसिस पे वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, छोड़ो इसको, वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम्स कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिम्यूला, इसको भी आप याद रखना, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, देखो मैंने यहाँ पे इसको येलो कलर से हाईलाइट किया लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। लेकिन जब भी मैं कोई पढ़ रहा होता हूँ उसको आप मान लीजिए कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। all living organisms
और लिंक्ड, ये प्रेजेंट पास्ट छोड़ो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय द शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। मीन्स कि कॉमन जेनेटिक मटेरियल की वजह से जो है ना ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिंक्ड, इंटरकनेक्टेड, ठीक है, बाय द शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल। दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट टॉपिक, ठीक है, व्हाट इज लिविंग। इंशाल्लाह इन द अपकमिंग वीडियोस आई विल बी टॉकिंग अबाउट द डाइवर्सिटी, and then I will be talking about taxonomic categories, then taxonomical aids, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना होगा, सपोज अगर वीडियो मतलब इनका ये 15 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन आपने इसको क्या करना होगा, आप इसको जो है 1.25 या 1 स्पीड पे देखो, ठीक है। सो दैट देखो आपने क्या करना है, बस आपने मैच करना है कि आपने जो पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं क्या वो मैच हो रहे हैं मेरी एनसीईआरटी के साथ, ठीक है, मेरी एनसीईआरटी के साथ मैच हो रहे हैं। तो उससे क्या होगा, आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि नहीं यार, इसने जो पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं वो भी जो है ना मैंने किए हैं, लेकिन मतलब अब बस अब आपने क्या करना है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए जो है ना बनेंगे, खुद एनसीईआरटी जो हाईलाइट किया होगा आपने, उन्हीं को रिवाइज करना है नीट के लिए, ठीक है। सो अगर मैं इन 1 मिनट इन वन शॉट आई कैन से दैट कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे वो ये रहेंगे। ट्विन कैरेक्टर्स कौन कौन सा है, जल्दी। उसके बाद यहाँ पे आप याद रखना, ग्रोथ इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, और यहाँ पे आप याद रखना इंक्रीज इन द बॉडी मास अगर हम क्राइटेरिया लेंगे, ठीक है, तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। यहाँ पे आप याद रखना कि चाहे वह यूनिसेल्युलर या मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ग्रो, दे ग्रो बाय सेल डिवीजन। और यहाँ पे आप याद रखना कि प्लांट्स में जो होती है कंटिन्यूसली ग्रो होती है, यानी कंटिन्यूसली सेल डिवाइड करते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ, लेकिन एनिमल्स अप टू सर्टन एज। अच्छा, उसके बाद जो है रिप्रोडक्शन जो है ना, इसमें आप सारा याद रखना, ये सारा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म है, कौन कौन सा किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, फंजे में क्या होता है, ठीक है, यीस्ट वगैरह इनमें क्या होता है, ठीक है, प्लेनेरिया में क्या होता है। अच्छा, उसके बाद आप याद रखना कि व्हाट आर द एक्सेप्शंस, कौन कौन सा ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप याद रखना कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, ठीक है, विदाउट एनी एक्सेप्शन। मेटाबॉलिज्म द डिफाइनिंग फीचर, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन द डिफाइनिंग फीचर। अच्छा, उसके बाद आप याद रखना ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स दे कैन सेंस, मतलब दे possess or they show consciousness, that is why it is the defining feature. Self consciousness is exhibited only by human beings. Photo period affects reproduction in seasonal breeders, okay। उसके बाद आप यहाँ पे याद रखना प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यूज, अच्छा, अराइज एज द रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शंस। इसी तरीके से प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनली जो है ना, दे अराइज एज द रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन अमंग मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स। दिस वाज ऑल अबाउट दिस फर्स्ट टॉपिक। इंशाल्लाह आई विल टॉक इन द नेक्स्ट वीडियो अबाउट अदर टॉपिक्स, ठीक है। तब तक के लिए ठीक से रहना, अच्छे से पढ़ाई करना, अल्लाह हाफिज़।